बच्चे अत्यंत कल्पनाशील, संवेदनशील और सचेत होते हैं। कई बार तो वे कल्पना और वास्तविकता में उलझकर अपना नया संसार बसा लेते हैं और फिर कुछ रोचक और अप्रत्याशित हो जाता है। हाँ, वैसा ही जैसा हुआ कहानी विक्रम और बाल बेताल में। साथियों, प्यार भरा नमस्कार। आमने सामने में आपका मन से हृदय से सत्कार। आमने सामने में जब हम जुड़ते हैं तो बार बार एक सवाल मन में उठता है कि कौन किसके सामने है। हम आपके सामने हैं या आप हमारे सामने हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल बेमानी है। क्यों? कौन किसके सामने है ये बिल्कुल बेमानी है। मन का मिलना, साथ बैठना, करना कुछ मनमानी है। गीत कथाएं और पहेली, नूतन नई कहानी है। खुशियां बांटे मिलकर कुछ पल, खुशियां बांटे मिलकर कुछ पल। इतनी पहल सुहानी है, इतनी पहल सुहानी है। तो इन सुहाने पलों में आज आपके साथ फिर साझा करते हैं एक पुरानी कहानी, विक्रम और बाल बेताल। याद है ना विक्रम? अरे आपके बराबर ही एक बालक है, पढ़ने में बहुत ज़हीन है, बहुत अक्लमंद है, मेहनती है और खेलकूद में भी आगे है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सपनों की दुनिया में भी जीता है और अपने आप को राजा विक्रमादित्य से कम नहीं समझता। अरे वही राजा विक्रमादित्य, आपने पढ़ा होगा ना इतिहास में, जिसके न्याय की कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिसके साहस की कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिसकी बुद्धिमानी की चर्चाएं हैं। तो वही न्यायप्रिय साहसी राजा के रूप में वो अपने आप को मानने लगता था, क्योंकि वो सोचता था कि उसका नाम भी विक्रमादित्य है। तो वो भी उसी राजा की तरह है और अपने घर में और विद्यालय में सारे बच्चे भी और घर वाले भी उसकी इस कमजोरी को जानते थे और उसके सामने सब लोग नाटक करते थे जैसे मान लो कि वो महाराजा विक्रमादित्य ही हो। सबको मजा आता था और विक्रम को भी इन सारी चीजों में बड़ा मजा आता था। विक्रम को सपने की दुनिया में जीना बड़ा अच्छा लगता था। और आपको याद है जब पिछली बार शाम के झुटपुटे में वो एक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तो उसने पेड़ के ऊपर क्या देखा कि एक पुतला उल्टा लटका हुआ है, सिर नीचे पांव ऊपर। और चूंकि वो बहुत भला बालक था, सबकी सेवा सबकी मदद करना चाहता था, वो झटपट पेड़ पर चढ़ गया और उसने सोचा कि इस पुतले को सीधा कर दूं। लेकिन क्या हुआ था, वो पुतला उसकी गर्दन पे सवार हो गया था। और जब बात हुई तो बात की बात में उसने बताया पुतले ने कि वो बाल बेताल था। विक्रम और बेताल की कहानी आपने सुनी होंगी। अब ये बालक विक्रम और बाल बेताल, इनकी भिड़ंत हो गई थी। और उसके बाद उस नोकझोंक का क्या असर पड़ा था विक्रम पे कि विक्रम को लगा कि उसे ज्ञान बढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, अपने काम में चुस्त होना चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए, हर एक की बातों का उत्तर देने के योग्य हो जाना चाहिए। तो विक्रम ने पढ़ने लिखने में खूब मेहनत करनी शुरू की। पहले भी मेधावी था, बुद्धिमान था और खूब मेहनत करके और अच्छा पढ़ने में हो गया, खेलकूद में आगे बढ़ा, अव्वल उनमें भी आता और सारे शिक्षकों का बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा चहेता बन गया। अब इसके कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा उसके मन में थोड़ी सी उद्दंडता भी आ गई। उसे लगा वो तो सबका चहेता है, उसके शिक्षक सब उसे बहुत मानते हैं, तो कोई भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहेगा। और मन तो बच्चे का था ही था, शैतान बच्चा। तो शैतानी के फलस्वरूप, अपनी शैतानी के वश उसने एक दिन क्या किया कि उसके दो बड़े प्यारे दोस्त हैं, अंकुर और विशाल, उससे चुपचाप से खेल की घंटी में कक्षा में गया और दोनों के बस्तों से उनके टिफिन उठाए, टिफिन के डिब्बे, और टिफिन फटाफट अपनी पेट में डाला और दोनों के डब्बे अदल बदल करके उनके बस्तों में रख दिया और चुपचाप से खेल के मैदान में चला गया। किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ विक्रम ने किया होगा। जब खाने की छुट्टी हुई, सारे बच्चे अपना अपना खाना खाने के लिए भागे और विशाल और अंकुर, इन्होंने भी अपने अपने बस्तों से डिब्बे निकाले। लेकिन ये क्या, डिब्बे तो खाली थे।
और डब्बे बदले हुए थे। दोनों ने एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अंकुर ने कहा, तूने मेरा डब्बा चुराया, तूने मेरा खाना खाया। विशाल ने कहा कि एक तो मेरा खाना तूने चोरी से खाया, उल्टा ऊपर मुझ पर दोष लगा रहा है। अंकुर चिल्लाया, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। विशाल चिल्लाया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और दोनों की बातें इतनी बढ़ी कि कुश्ती शुरू हो गई, सिर फुटौवल हो गया, लड़ाई हो गई। और इस हाथापाई में विशाल जमीन पर आ गिरा, उसके घुटनों में चोट आ गई। विशाल का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। उसने लेकर डस्टर उठाया, कक्षा में रखा और उसके माथे पर डे मारा, अंकुर के माथे पर। और इसी बीच में गुरुजी कक्षा में पहुंच गए। गुरुजी ने देखा ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल, इस प्रकार हल्ला गुल्ला मचा हुआ कक्षा में हाथापाई हो रही है, बातें हो रही हैं, जुतम पैदार हो रही है, और इस तरह से पूरे कक्षा का अनुशासन खत्म है, माहौल बिगड़ा हुआ है। गुरुजी का तो क्रोध ऊपर 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने दोनों को, अंकुर और विशाल को, दोनों को सजा दे दी। अंकुर विशाल दोनों गुस्से में थे, क्रोधित थे, भूखे थे, दुखी थे। इतना तो वो समझ गए थे कि ये हम दोनों में से किसी तीसरे की कारस्तानी है, जो इस प्रकार की एक तिकड़म भिड़ाकर इस परिस्थिति का मजा लेना चाह रहा था और हम दोनों को भिड़ाना चाह रहा था। पर उधर विक्रम इस परिस्थिति का मजा ले पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं ले पाया। विक्रम तो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, ऐसी लड़ाई पर दोनों उतारू हो जाएंगे, मारपीट मच जाएगी और दोनों को सजा मिलेगी। तो विक्रम ने अपने मन ही मन इतनी लज्जा का अनुभव किया, उसे इतना शोक हुआ, इतना दुख हुआ कि उसकी कोई सीमा नहीं। विक्रम मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि ऐसा काम उसने क्यों किया। कहाँ तो वो न्यायप्रिय होने की बात सोचता है, कहाँ तो सबकी मदद करने की बात सोचता है, और उसने अपने ही साथियों को इस प्रकार से सजा दिलवा दी। वो शर्मिंदा बहुत था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सबके सामने गुरुजी से, मास्टर जी से, शिक्षक से कह सके कि उसकी गलती थी। और वो इस संकोच के मारे कि सबके सामने उसकी हंसाई होगी, जगहसाई होगी, वो चुपचाप बैठा रह गया और दोनों उसके मित्र जो है उनको सजा भी ली। जब स्कूल की छुट्टी हुई, सब लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़े। विक्रम बहुत उदास था, बहुत निराश था, बहुत चिंतित था और मन ही मन बहुत ही लज्जित था। उसे लग रहा था आज उसने कैसा अनर्थ कर डाला। उसने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की परिस्थिति हो जाएगी और इस तरह का एक माहौल बन जाएगा जिसमें उसी के दोस्त सजा पाएंगे और वो कुछ नहीं कह पाया। इस बात का उसे बहुत 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 मलाल था। सब बच्चे चले गए, विक्रम कक्षा में बैठा रहा। बहुत देर बाद भारी मन से, बोझिल कदमों से धीरे 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 अपने घर की ओर चला। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ा, फिर उसका मन नहीं हुआ घर जाने का। फिर वो एक पेड़ के नीचे चुपचाप से बैठ गया और सोचने लगा कि उसने क्यों नहीं अपना दोष स्वीकार किया, क्यों नहीं अपना अपराध माना, क्यों अपने साथियों को सजा होने दी। और ये सोचते 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 सांझ हो गई, झुटपुटा हो गया। अचानक से एक आवाज आई। अपने किए पे शर्मिंदा होना भी चाहिए। चौंक कर देखा विक्रम ने, ये आवाज कहां से आई? ऊपर वही पुतला उल्टा, सिर नीचे, पांव ऊपर, पेड़ पे लटक रहा था। मिल गया मिल गया मिल गया, विक्रम ने मन ही मन सोचा। और वो अपनी लज्जा, अपना दुख, अपना मन के भावों को भूलकर थोड़ा खुश हो गया था कि जिन बाल बेताल जी का वो कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, आज उसको फिर से मिल गए। और उसे खुश होकर बोला, आप बच्चा बेताल जी, आपको सीधा करने का काम, चलो मैंने एक बुरा काम तो किया आज, पर आपको सीधा करने का अच्छा काम तो मैं कर ही लेता हूं। और उछल कर विक्रम चढ़ा पेड़ पर और जैसे ही उसने उस उल्टे पुतले को सीधा करने की कोशिश की, पुतले ने उसकी गर्दन में अपनी दोनों टांगे अड़ा दी और उस पर चढ़कर बैठ गया। विक्रम थोड़ा घबराया, लेकिन निडर होकर उसने कहा, बच्चे बेताल जी, अरे बच्चा बेताल जी, फिर से आपने पुराना वाला मजाक शुरू कर दिया। तो जो पुतला था उसने क्रोध में, गुस्से में बोला, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं,
तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आज अपने जिस तुमने काम किया है शर्मनाक, उस काम पर शर्म आनी चाहिए। और मैं बच्चा बेताल नहीं हूं, मेरा नाम बाल बेताल है। बाल बेताल, क्या समझे? समझ गया समझ गया, आप बाल बेताल हैं। और मुझे इतनी शर्मिंदगी है, जो मैंने लज्जाजनक काम किया है, जो मैंने नीचतापूर्ण काम किया है, मैं विशाल और अंकुर दोनों से माफी मांगूंगा। कल मैं पहला काम यही करने वाला हूं। माफी मांगना काफी नहीं होगा, तुम्हें सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। जब सबके सामने उनको सजा मिली है, तो सबके सामने ही तुम्हें अपनी माफीनामा उनके सामने देना होगा, पेश करना होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए मुझे बाल बेताल जी, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ूंगा? किसने कहा? बाल बेताल ने। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब छूटोगे। मारा गया। विक्रम ने सोचा, फिर सवाल, और अगर सवाल का जवाब ना दे पाया तो आज तो मैं छूटने से भी रहा। अब फिर सवाल, विक्रम ने कहा। सवाल तो आप पूछ चुके थे पहले दिन। अच्छा लो चलो, सवाल नहीं, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसने कहा? बाल बेताल ने। ठीक है, कहानी सुनाइए। कहानी ठीक है। एक बार की बात है, बाल बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लड़ाई हो गई। ये तो आप विज्ञान की कक्षा की बात बता रहे हैं। बाल बेताल को गुस्सा आ गया। बीच में न टोका टोकी न रोका रोकी, चुपचाप मेरी बात सुनो और बात को काटने का दुस्साहस बिल्कुल नहीं करना। कहानी सुननी है तो सुनो, नहीं तो मेरी जकड़ जो है और तगड़ी हो जाएगी, मैं तुम्हें और कस के गर्दन के बीच में फंसाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप कहानी सुनाइए बाल बेताल जी, विक्रम ने कहा। और कहानी आगे बढ़ी। बाल बेताल ने कहा कि हाइड्रोजन जो थी, उससे ये मन में गलतफहमी होने लगी थी कि ऑक्सीजन बड़ी घमंडी हो गई है। हाइड्रोजन के मन में ये ख्याल आता था कि क्योंकि ऑक्सीजन सबको सांस लेने के लिए चाहिए और सब लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ये सोच सोचकर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा घमंडी हो गई है, ज्यादा भाव खाने लगी है, ज्यादा इतराने लगी है। इसको तो मजा चखाना चाहिए। अब लेकिन हाइड्रोजन जो थी वो तो हल्की फुल्की थी। तो हाइड्रोजन ने क्या सोचा कि अपने ही जैसा एक साथी और ले आती हूं, हम दोनों मिलकर ऑक्सीजन को धूल चटाएंगे। और झटपट भागी हाइड्रोजन अपना सा एक और साथी ले आई और दोनों ने जंग छेड़ दी। और दोनों के बीच में किसके दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। घमासान लड़ाई, उठा पटक, कभी कोई नीचे कभी कोई ऊपर, कभी किसी का पलड़ा भारी कभी किसी का पलड़ा हल्का, और गुत्थम गुत्था ऐसे हुए। दोनों की बस समझ ही नहीं आया कि कैसे इनको छुड़ाया जाए। इतना कहकर बाल बेताल रुक गया और उसने कहा, अब आप ये बताओ, अपने आप को बड़ा तीसमारखा समझते हो, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हो, विक्रमादित्य की तरह अपने आप को साहसी और बुद्धिमान मानते हो, तो बताओ क्या हुआ वो लड़ाई का अंत? विक्रम ने सोचा, रुको रुको रुको, आप बाल बेताल जी मुझे 1 मिनट का तो समय दीजिए, सोचने तो दीजिए। फिर उसने क्या कहा, आपने क्या कहा था कि हाइड्रोजन अपने जैसा ही एक और साथी ले आई थी, तो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। समझ गया। कोई नहीं जीता लड़ाई में, न कोई जीता न कोई हारा। कोई जीतेगा हारेगा कैसे? दोनों मिलकर बन गए थे पानी, यानी दोनों लड़ भिड़कर शर्म से हो गए थे पानी पानी। मुझे पता है, मैंने पढ़ा है कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। तो पानी बन गए जब दोनों, तो कहां से कैसी लड़ाई, दोनों तो एक हो गए थे। ठीक है, तुम ठीक समझे। किसने कहा? बाल बेताल ने। लेकिन समझ में कुछ और भी आया तुम्हारे? क्या सीखा तुमने इससे? हाँ बाल बेताल जी, मैंने ये सीखा कि लड़ना बुरी बात है, हमें आपस में मिलके रहना चाहिए, और पानी की तरह हमारे अंदर लचीलापन होना चाहिए। पानी की तरह हमें सबके काम आना चाहिए। पानी की तरह हमें दूसरों की मैल छुड़ानी चाहिए। पानी की तरह हमें इस प्रकार का अपना स्वरूप बनाना चाहिए
कि हम जहां जाए वहां समा जाए, जहां जाए उसके साथ जुड़ जाए और हर एक को आपस में मिलाए। लेकिन ये क्या, जब तक विक्रम अपनी बात खत्म करता बाल बेताल तो उड़नछू हो गए थे, कहीं नहीं दिखाई पड़े। चौंक कर विक्रम ने इधर उधर देखा, बाल बेताल तो लापता थे। विक्रम पेड़ से नीचे उतरा और पेड़ से नीचे उतरकर उसने तसल्ली की थोड़ी सांस ली। उसे पता लगा कि उसे कल क्या करना है, ये उसे निश्चय किया और अपने घर आ गया चुपचाप से। और किसी को पता भी नहीं चला कि वो देर से आया था, क्योंकि उसके माता पिता दोनों काम पर गए थे, वापस नहीं आए थे। विक्रम चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग गया। अगले दिन सवेरे सवेरे क्या हुआ, विक्रम जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल में सबसे पहले सवेरे एक प्रार्थना सभा होती है। उसमें सारे बच्चे मिलकर प्रार्थना करते हैं और किसी को कुछ कहना होता है तो वो कहा भी जाता है। मास्टर जी भी कुछ सूचना देना चाहते हैं तो सूचना देते हैं। तो अपने गुरुजनों के पास भागा भागा सबसे पहले पहुंचा विक्रम और उसने कहा कि आज मुझे अनुमति दी जाए, मुझे प्रार्थना सभा में कुछ कहना है। अनुमति दे दी गई। विक्रम ने कहा कि मैं आज आप सबके सामने ये सूचना देना चाहता हूं कि कल मैंने एक बहुत गलत काम किया था। कल मैंने एक छोटी सी शैतानी की और जिसकी वजह से मेरे दो प्यारे मित्रों को सजा मिली। उन्हें उनके बीच लड़ाई छिड़ गई, आपस में नोकझोंक हुई और उन्हें इस प्रकार की सजा दी गई और मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं उन दोनों से माफी मांग सकूं। सच्चाई बताकर अपने मित्रों से इस व्यवहार की माफी मांगूं, गुरु जी को बता दूं कि क्या असलियत थी और उनको सजा मिलने से रोक पाऊं, ऐसा करने का साहस मैं नहीं जुटा पाया, जिसका मुझे बहुत खेद है। मैं बहुत शर्मिंदा रहा। सारे दिन सारी शाम रात भर मैं ठीक से सो तक नहीं पाया और बार बार मेरे मन में ये अपराध कचोटता रहा कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने अपने मित्रों को सजा होने कैसे दी और मैंने क्यों नहीं उन्हें इस सजा से बचाया। मैं विशाल और अंकुर दोनों को अपने सामने बुलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं उनके आगे उनके सामने अपराधी हूं। वो किसी भी प्रकार का मुझे सजा देना चाहे, किसी भी प्रकार की मेरे लिए कुछ भी सजा नियुक्त करें, मैं उसको सिर झुकाकर मान लूंगा उनका कहना। और मैं उनसे हाथ जोड़कर हमेशा के लिए इस वायदे के साथ माफी मांगता हूं कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा और आगे से किसी प्रकार का ऐसा दुस्साहस भी नहीं करूंगा कि कोई दो मित्रों में या दो साथियों में या कक्षा के दो विद्यार्थियों में किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो जाए। विशाल और अंकुर दोनों सामने आए और दोनों ने क्या किया, दोनों ने विक्रम को गले से लगा लिया। तीनों गले मिल गए और तीनों की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। किस चीज के? खुशी के आंसू, मिलने के आंसू, आपस में एक होने के आंसू। और विक्रम क्या महसूस कर रहा था, जैसे मानो दो हाइड्रोजन के भाग एक ऑक्सीजन से मिलकर पानी हो गए हो, पानी पानी हो गए हो। और एकता का जो संदेश और पानी की तरह धीर होने का, पानी की तरह गंभीर होने का, पानी की तरह सबको जोड़ने का, पानी की तरह दूसरों की मैल हटाने का, पानी की तरह दूसरों के काम आने वाले इस अनोखे संदेश को कैसे वो सब तक पहुंचाएगा, वो यही सोच रहा था कि सबसे कहेगा पानी की तरह निर्मल रहो, पानी की तरह तरल रहो, पानी की तरह स्वच्छ रहो और पानी की तरह पूरे देश को, पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधो। आप भी ऐसा ही करिए, खूब फले फूलिए। नमस्कार।